नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में इस बार बात आपके घर की रोशनी की, आपकी ज़रूरत की और आपकी सहूलियत की। आखिर तमाम कीमत चुकाने के बाद भी क्यों बढ़ रहा है बिजली का अंधेरा? क्या राजनीति है रुकावट या हमें बढ़ाना होगा अपनी सोच का दायरा? समाज की ज़रूरत और पर्यावरण के बीच किस तरह से बिठाना होगा संतुलन? देखते हैं हमारे खास पेशकश। तो आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बहस करने के लिए कई खास मेहमान इस स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली में बिजली मंत्री हारून यूसुफ, आपका स्वागत है हारून जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं गोपाल सक्सेना जो कि राजधानी पावर्स के सीईओ हैं, आपका भी स्वागत है गोपाल जी। हमारे साथ हैं अनिल राजदान जो कि पूर्व ऊर्जा सचिव हैं भारत सरकार, अनिल जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अनिल आहूजा हैं जो कि कार्यकारी निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग NTPC से हैं, आपका भी स्वागत है अनिल आहूजा जी। और भरत झुनझुनवाला हैं जो कि पूर्व प्रोफेसर IIM अहमदाबाद के रह चुके हैं और बेंगलोर के रह चुके हैं, और माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा पर्यावरण के मुद्दों पर एक चर्चित नाम है सवाल उठाने वाले। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले एक खास रिपोर्ट। पारा चढ़ने के साथ ही देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। पंखा, कूलर और AC चलाने के लिए सबको बिजली चाहिए, मगर इतनी बिजली नहीं है कि सबको ये सुख हासिल हो सके। नतीजा, बार बार बिजली कटौती करनी पड़ रही है। इस समय देश के पांचों रीजन को मिलाकर कुल 9,37,199 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत है, लेकिन उपलब्ध है सिर्फ 8,57,886 मिलियन यूनिट बिजली, यानी तकरीबन 80,000 मिलियन यूनिट की कमी। सरकार भी मान रही है कि पिछले 5 सालों में बिजली की जरूरत कई गुना तेजी से बढ़ी है। प्लानिंग कमीशन ने हम 10वें प्लान में 21,000 मेगावाट किए थे, तो 11वें प्लान में हमारे को टारगेट दे दिया 4 गुना बढ़ा। ऐसा कभी नहीं होता है। हालांकि बीते 60 सालों में हमने करीबन 54,000 मेगावाट ज्यादा बिजली बनाने में कामयाबी हासिल तो की है, लेकिन आर्थिक तरक्की के लिहाज से अभी भी ये बहुत कम है। इस वक्त देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सालाना 778 किलोवाट है। जानकार मान रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से इसे 2000 किलोवाट सालाना होना चाहिए। लेकिन बिजली उत्पादन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा संसाधनों की कमी है। हमारे देश में 55 से 60% बिजली कोयले से बनती है और कोयले की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस वक्त देश में दूसरे देशों से 20 से 30 मिलियन टन कोयला आयात करना पड़ रहा है। जो बिजली बन रही है वो भी आपके घरों तक पूरी नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान 35 से 40% बिजली चोरी हो जा रही है। और कई बार राज्य सरकारें बिजली पर दिए जाने वाले सब्सिडी का बोझ उठाने को तैयार नहीं, इसलिए भी बिजली नहीं मिल पा रही। पर्यावरण मंजूरी न मिलने की वजह से भी बिजली के सैकड़ों नए प्रोजेक्ट्स लटके पड़े हैं। ये रुकावटें दूर हो जाएं तो शायद ऊर्जा मंत्रालय का सबको बिजली देने का लक्ष्य भी पूरा हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सस्ती और साफ बिजली देने का सरकार का दावा पूरा हो पाएगा? इस समय परमाणु ऊर्जा को लेकर देश में नकारात्मक माहौल से निपटना और सौर ऊर्जा के भारी भरकम खर्च को उठाना सरकार के लिए चुनौती है। अगर इस चुनौती से पार पा भी लें तो इनसे बनने वाली महंगी बिजली हासिल करना आम आदमी के लिए आसान नहीं होगा। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे NTPC के अनिल आहूजा से। पिछले साल अगर हम ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो तकरीबन 8.2% ऊर्जा उत्पादन ज़्यादा हुआ, बावजूद इसके मांग जितनी है उसके मुताबिक नहीं पूरी हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिजली का संकट इतना बड़ा क्यों बना हुआ है? जहाँ तक NTPC का सवाल है, NTPC भारत की सबसे बड़ी जनरेटिंग कंपनी है। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जनरेटिंग कैपेसिटी 39,000 मेगावाट के करीब है और हम 1/4 बिजली सप्लाई करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। NTPC का जहाँ तक सवाल है उसमें कुछ दिक्कत आई हैं, दिक्कत जनरेशन में आ रही है। हमारा प्लांट लोड फैक्टर थोड़ा गिरा है बिकॉज ऑफ कोल सप्लाई। हमारे कोल सप्लाई और गैस सप्लाई में इशू आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी है बट हम जनरेट नहीं कर पा रहे बिकॉज बिजली महंगी हो रही है। महंगी इसलिए हो रही है कि हमको कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इंपोर्टेड कोल में हमको शेड्यूल नहीं मिलता। उस इशू से हमारा थोड़ा सा प्लांट लोड फैक्टर कम हो रहा है। हमारे पास लास्ट ईयर 2011-12 में 16 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाए, इसी वजह से क्योंकि हमको शेड्यूल नहीं मिला। तो पावर कैपेसिटी है पर शेड्यूल नहीं मिल रहा हमको। कुछ समय
पीक आवर्स में शेड्यूल मिलता है, ऑफ पीक आवर्स में शेड्यूल नहीं मिलता। जी, तो बिजली ये दिखती जो नहीं है। अनिल आहूजा साहब कह रहे हैं हारून यूसुफ जी कि हमें कोयले की सप्लाई नहीं मिल रही है, हमें पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है और इसलिए हमें बिजली उत्पादन में दिक्कत आ रही है, क्या ये जो समस्या है इसकी वजह से आप लोगों ने दिल्ली में हाल के दिनों में दाम ज़्यादा बढ़ाए बिजली के, या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह है? ये तो एक बहुत अहम वजह है उसकी, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें जो पावर परचेज कॉस्ट है नॉर्मली वो 80%, 75 to 80% होती है कंपोनेंट जो होता है टैरिफ के अंदर। दिल्ली के अंदर गैस की कीमतें तकरीबन 103% बढ़ी हैं और कोल की प्राइसेस जो हैं 33% बढ़ी हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी पावर परचेज है वो तकरीबन 100% से भी ज़्यादा हमको खर्च करना पड़ता है। और जो दिल्ली के अंदर टैरिफ फिक्सेशन है वो डीआरसी का डोमेन है। डीआरसी डिस्कॉम्स के एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट लेकर प्लस जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हों, इंडस्ट्री हो, ट्रेडर्स हों और समाज के दूसरे वर्ग के लोगों को बाकायदगी के साथ कंसल्ट करते हैं। उसके बाद वो अंतिम निर्णय पे पहुंचते हैं, क्योंकि सरकार का बिजली के दामों को बढ़ाने या कम करने का कोई रोल है नहीं। जी, लेकिन अनिल राजदान साहब, ये जो सब लोग कह रहे हैं कि बिजली की बहुत कमी हो गई है या बिजली के उत्पादन में बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, इस वजह से दाम बढ़ाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये एक कृत्रिम तरह का क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है या इसके पीछे वाकई सच्चाई भी है? नहीं, कोई इंटेंशनली तो कोई क्राइसिस क्रिएट नहीं किया जा रहा। अगर ये फैक्ट है कि जितनी हमें बिजली की जनरेशन चाहिए वो पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं है। हमने प्लान किया था कि हम 78,000 मेगावाट्स 11th 5-year प्लान में ऐड करेंगे, अगर प्लान कैपेसिटी और कैप्टिव कैपेसिटी को डाल के करीब 66,000 मेगावाट ऐड हो गई। मगर इस कैपेसिटी में हाइड्रो कैपेसिटी का जो एडिशन था वो काफ़ी पुअर रहा, करीब 15,000 मेगावाट के अगेंस्ट सिर्फ करीब 5500 मेगावाट के करीब हो पाया। और हमारी जो इम्पोर्टेड कोल पे डिपेंडेंस है वो बढ़ रही है जी। प्लस जो कोल एक्सट्रैक्शन कॉस्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, कुछ रॉयल्टीज़ बढ़ी हैं और कोल इंडिया से पूरी सप्लाई जो कि आनी चाहिए उसमें उनको दिक्कत आ रही है। तो जो कोल अवेलेबिलिटी है प्लांट्स में, डोमेस्टिक कोल अवेलेबिलिटी, उसमें कमी आ रही है। उसके साथ गैस बेस्ड प्लांट्स होते हैं। गैस बेस्ड प्लांट्स में जो गैस की कीमत है वो इंपोर्ट कीमत बहुत बढ़ रही है। जो डोमेस्टिक गैस है जो $4.22 के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुई थी केजी बेसिन की, उसकी अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 1/4 रह गई है। और जो इम्पोर्टेड प्राइस ऑफ गैस है LNG वो करीब $13-14 पे पहुंच रही है जी। तो लिहाजा जो गैस बेस्ड जनरेशन है जो कि पीकिंग पावर में चाहिए होती है और जो हाइड्रो पावर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीकिंग पावर में चाहिए होती है, क्योंकि आप उसको स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जो कि आप न्यूक्लियर या कोल बेस्ड को नहीं कर सकते जी। उसकी एडिशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। उस फॉर एग्जांपल हाइड्रो और ये जो क्विक ऑन ऑफ वाले हैं स्टेशंस, इनके करीब हमारे पास 40% होना चाहिए ग्रिड में कंपोनेंट। और अभी है कितना? और अभी बहुत कम है। हाइड्रो तो करीब 19 से कम रह गया है। अब जहाँ कॉस्ट की बात रही, पुराने जो स्टेशंस इंस्टॉल हुए हैं, फॉर एग्जांपल जो भाखड़ा प्रोजेक्ट है उसमें जो पावर की कॉस्ट है वो करीब 28 पैसे 30 पैसे यूनिट है। मगर जो आज जो नए प्रोजेक्ट सेटअप होंगे उनकी कॉस्ट काफ़ी वेरी कर रही है, 4 से 6 रुपए तक जाएगी। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पैकेज देंगे, रिहैबिलिटेशन पैकेज देंगे, जो कि देना चाहिए। जी, इस चर्चा पे लौटेंगे, लेकिन पहले भरत झुनझुनवाला से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आपने उठाया एक समस्या, पीकिंग पावर्स उपलब्ध होने के जो जरिए हैं, जो 40% तक बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं, वो नहीं हो पा रहा है और उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। समस्या कई बार पर्यावरणवादियों की तरफ से भी खड़ी की जाती है, क्यों? नहीं, मैं तो हाइड्रो पावर का तो घोर विरोध करता हूँ।
क्योंकि मेरे अनुसार जो हाइड्रो पावर का जो नदी की संस्कृति है हमारी, जो गंगा की पवित्रता है या कृष्णा की पवित्रता है, पहली बात तो ये हाइड्रो पावर उसके ऊपर आघात करता है। फिर जो इनके रिजर्वॉयर्स हैं उससे मीथेन गैस बनती है, इसके सेडिमेंट्स ट्रैप होते हैं, मछलियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, स्थानीय लोगों को नुकसान होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो वास्तविकता ये है कि पावर जनरेशन कंपनीज इन और देश की सरकार इन जो इकोनॉमिक कॉस्ट हैं इन प्रभावों की उसको आकलन नहीं करती है। तो मेरे अनुसार जो, लेकिन पीकिंग पावर की प्रॉब्लम जो राजदान साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है। इसका दूसरा सोल्यूशन है कि जो कि डुअल प्राइसिंग या टाइम ऑफ द डे प्राइसिंग करते हैं। अगर आप जो पीकिंग पावर है उस समय बिजली के दाम बढ़ा दें और शेष समय बिजली के दाम घटा दें, जैसा कि विदेशों में कई जगह हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है, तो लोग अपने फ्रिज और गीजर और कई ऐसे वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण हैं वो पीकिंग पावर में यूज नहीं करेंगे, तो पीकिंग पावर आपकी डाउन हो जाएगी और आपको इतना ज्यादा हाइड्रो और गैस के ऊपर दबाव नहीं देना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में व्यवस्था है, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में कहा गया है कि हम टाइम ऑफ द डे प्राइसिंग करेंगे, लेकिन कंपनियों को और उत्पादन करने में रुचि है क्योंकि उसमें ठेके हैं, मंत्रियों को उसमें पैसा मिलता है। मंत्री जी तो साथ ही हैं, हारून जी इनको भी मिलता है। मतलब क्या ये जो पीकिंग पावर वाला सिस्टम है ये लगाने में, जब इस तरह के डिस्कशन में मैं जाता हूँ सबसे इजी टारगेट मिलते हैं पॉलिटिकल लोग और मंत्री और जो चाहे वो कह सकते हैं एक्सपर्ट, मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का पावर सिनेरियो है, दिल्ली में आज 8 साल पहले जो डिमांड थी वो कुल 1800 से 2000 मेगावाट थी। आज दिल्ली की डिमांड बढ़ के 5500 मेगावाट हो गई और जब 5500 मेगावाट हो गई, जो पीकिंग पावर की हम बात कर रहे हैं, उस समय हमको कई मरतबा 7 रुपये, 6.5 रुपये, 7.5 रुपये पर यूनिट तक हमको ख़रीदना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर आज पूरे मेट्रोपॉलिटन शहरों के मुकाबले में आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली के अंदर लोगों को तकरीबन 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। अगर कहीं कोई कमी है तो लोकल फॉल्ट्स की वजह से हो सकती है या और कोई ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकती है, लेकिन पावर की वजह से पावर कट नहीं है दिल्ली में। और वो उस पावर, क्वालिटी पावर देने के लिए जो खरीदना पड़ता है हमको काफ़ी महंगा होता है। लेकिन जिस वक्त में पावर कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, खास तौर से जो ट्रांसमिशन एंड डिस्कॉम कंपनियां हैं, जब प्राइवेटाइजेशन किया गया था तब तो ये कहा गया था कि जब बिजली की खपत बढ़ेगी तब रैशनलाइज होंगे टैरिफ्स और कम होंगे, लेकिन हो रहा है उसका उल्टा और जनता पे बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं ये तो फैसला डीआरसी करेगी, लेकिन जो एक इस विभाग को मैं देख रहा हूँ, अगर लोग जो कहते हैं टैरिफ कम होगा, 5 साल दिल्ली के अंदर टैरिफ नहीं बढ़ाया गया और उसका कारण ये था कि जो AT&T लॉसेस थे जो तकरीबन 50% थे उनको घटाकर तकरीबन 17-18% BSES में हुआ और NDPL में 13 से 14% तक आए। और वहाँ तक लाने में और उसके बाद नीचे आना, क्योंकि पूरी वर्ल्ड के अंदर इतनी तेज़ी से AT&T लॉसेस को नीचे लेकर आना, उसमें मैं दिल्ली के लोगों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने उसमें पूरा सहयोग किया। BSES के CEO खुद हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आप ये बताइए कि AT&T लॉसेस को कम करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या क्या कोशिशें की गई, कितनी मशक्क़त हुई? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 5 पहलुओं पर बहुत अहम अपना प्रयोग और योगदान किया। एक तो है टेक्नोलॉजिकल, जिसमें जितने भी ट्रांसफार्मर्स थे, जितने भी फीडर्स थे, उनका अपग्रेडेशन करना। एक ज़माने में यहाँ पर 200, 300 ट्रांसफार्मर फेलियर्स हुआ करते थे 2002 में, और जब पावर जाती थी तो 18, 20 घंटे नहीं आती थी। लेकिन आज भी दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पावर कट 5 से 6 घंटे, 7 घंटे अभी भी होता है। तो दिल्ली की जनता को आज भी अंधेरे में रहना पड़ता है। आप लोग की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पावर कट नहीं होता है, उल्टा ये हो गया है कि अब दिल्ली के लोगों को और ज़्यादा टैरिफ रेट भी देना पड़ता है। आज की तारीख में दिल्ली वालों के पास जितनी बिल पेमेंट की सुविधाएँ हैं वो मेरे ख्याल से कहीं भी कंट्री में नहीं है। जी, कंट्री की आप बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की हालात क्या है इसके बारे में अनिल राजदान साहब से बात करती हूँ।
अनिल राजदान साहब, एक ओवरऑल सिनेरियो ये है कि AT&C लॉसेस में तकरीबन 20% बिजली चली जाती है और दूसरा उसका बोझ जो है आम जनता पे पड़ता है। और एक तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि तमाम सरकारें जो एग्रीकल्चर के लिए सस्ती बिजली देती हैं या फिर कई जगह बिजली का पूरा रेंट ही माफ़ होता है, उसकी वजह से भी दूसरे लोगों पर बिजली का बोझ क्या ज़्यादा पड़ता है? क्या ये भी वजह है? देखिए, AT&C लॉसेस जो कि काफ़ी ज़्यादा थे, अब प्रोग्रेसिवली कम हो रहे हैं। उतने कम नहीं हुए जितने हम चाहते थे जी। इस वक्त करीब 27-28% असेस किए गए हैं एट ए नेशनल लेवल। दिल्ली का उसमें देखते हुए सिचुएशन बेटर है जी, मगर कई स्टेट्स हैं जहां के 50-60% के करीब AT&C लॉसेस हैं जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है जी। इस चीज़ में इसको टैकल करने के लिए सरकार ने 2008 में एक रीस्ट्रक्चर्ड APDRP प्रोग्राम किया था इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर APDRP प्रोग्राम। उसमें टारगेट ये था कि हम करीब 15% पे AT&C लॉसेस को ले आए एटलीस्ट मेजर सिटीज़ पे, जो मेजर लोड सेंटर्स हैं। उसमें अभी शुरुआत हुई है। उसमें यह है कि एक तो पहले आपको सारा जो हमारा एवरी कंज्यूमर, हर एक कंज्यूमर को आपको मीटर करना चाहिए कंट्री में। अब वो जो वहाँ की मौजूदा सरकार है स्टेट की, उसका ये फैसला है कि एग्रीकल्चर को रिलीफ देना है, कमज़ोर वर्ग को रिलीफ कितना देना है और किसको नहीं देना जी। मगर पावर जो है वो पूरी मीटर होनी चाहिए हर एक को। लेकिन इन सब के बावजूद सच्चाई ये है कि 30 करोड़ भारतीय अभी ऐसे हैं जो अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं, जिन्हें बिजली नसीब नहीं है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि जो 30 करोड़ भारतीय जिनके पास बिजली नहीं है, उनको बिजली मुहैया कराने के लिए और क्या क्या व्यवस्था किए जाने चाहिए और एक संतुलन पर्यावरण और बिजली की सप्लाई के बीच में, उत्पादन के बीच में कैसे बनाए रखने की जरूरत है। एक सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि भारत की 1/3 ग्रामीण जनता आज भी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। सरकारी आंकड़ा ये भी कहता है कि शहरों की भी 6% आबादी जो है वो उसको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, यानी उस तक बिजली की पहुंच नहीं है। न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी आबादी भी बिजली से महरूम है। आज एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी जिसके मुताबिक 17 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पर्यावरण क्लियरेंस न मिलने से लटकी हुई हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि 25 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो पर्यावरण क्लियरेंस न मिलने की वजह से लटकी हुई हैं। भरत झुनझुनवाला, आप जैसे जो पर्यावरणवादी लोग हैं वो अगर बार बार इस तरह के अड़ंगे लगाते रहेंगे कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो जो देश में बिजली की मांग है वो कैसे पूरी हो पाएगी? देखिए, हमको एक चीज़ बड़ी सोच समझ के ठीक से समझ लेनी चाहिए। हाँ। इस धरती की बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता सीमित है और सरकार का पूरा महकमा इस बात, छोटी सी बात को नहीं समझ रहा है। उनका ये कहना है कितनी भी डिमांड हो हम उसको सप्लाई करेंगे। यह बिल्कुल फर्जी, गलत और नुकसानदेह बात है। करना ये पड़ेगा कि बिजली के उपयोग के जो विभिन्न स्रोत हैं, अब आप माल के अंदर इतनी बिजली एयर कंडीशनर में लगा रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाइए। मैंने एक गणित की कि जो 30 लाख लोगों का आपने 30 करोड़ लोगों की बात की जी। आज जो देश में बिजली उपलब्ध है उसका केवल 2% अगर डाइवर्ट कर दिया जाए तो इन 30 करोड़ को बिजली दी जा सकती। हिमाचल जैसे प्रदेश में जिसमें पहाड़ी और कठिन परिस्थितियां हैं, वहां पर भी 95% लोग को बिजली है। वास्तव में सरकार की इच्छा ही नहीं है कि गरीब को बिजली दे। सवाल ये है कि
पर कैपिटा जो है वो बिजली का कंजम्पशन कितना हो और कौन तय करे? क्या हमारी मांगें दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं? आप देखिए, जहाँ तक पर कैपिटा कंजम्पशन का सवाल है, इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है। हमारा करीब 800 करीब 778 किलोवाट का, जब वर्ल्ड का 3000 किलोवाट करीब है। तो जहाँ तक झुनझुनवाला साहब बोल रहे हैं पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा की बात है, वो तो सही नहीं है। बिकॉज कम से कम भी 2000 किलोवाट पर आवर किलोवाट कंजम्पशन होना चाहिए पर कैपिटा कंजम्पशन। दैट इज साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो उसके लिए हमको प्रॉब्लम यही आ रही है कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं है हमारी कंट्री में। इशू सबसे बड़ा ये है कि दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज़ टू बी देयर। कोल प्रोडक्शन से कोल ट्रांसपोर्टेशन से पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन, दैट सप्लाई चेन में प्लानिंग कहीं एक जगह नहीं हो पा रही है। दरअसल ये सारी समस्याएं इस वजह से भी आती हैं बिजली को लेकर, क्योंकि जगह जगह उनको कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल होती है। बिजली केवल बिजली मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें प्लानिंग कमीशन का भी रोल है, उसमें फिनेंस मिनिस्ट्री का भी रोल है, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उसमें और दूसरी मिनिस्ट्रीज को भी शामिल कर लिया जाता है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो कुल मिला के सबके साथ कोऑर्डिनेट करने में बहुत मुश्किल आती है। और जो इन्होंने कहा कि एक स्मूथ चेंज जो होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से भी समस्याएं होती हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन की बात तो सही कही है। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सरकार है, वो एक साइलोज में जिसको कहते हैं वर्क करने से तो काम नहीं चलता। इंटीग्रेशन ऑफ कनेक्टेड इंडस्ट्रीज सही बात है। काफ़ी दफ़ा ये चर्चा उठी है कि क्यों ना भारत में भी एक इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें कि पावर, पेट्रोलियम और कोल और रिन्यूएबल, ये चारों इकट्ठे एक जगह हो जाए ताकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो सके। इसलिए एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी भी प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी। 2007-8 में उसको रिलीज़ किया गया और कुछ समय तक 2005-6 लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर भी एनर्जी कोऑर्डिनेशन कमेटी को खुद चेयर करते रहे टू इंटीग्रेट सम ऑफ द की इश्यूज। मैं भी जैसे एनर्जी जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनके टास्क फोर्स को मैं हेड करता हूं फॉर सेटिंग टारगेट्स। तो हमारा तो ये रहता है कि वहाँ जब जैसे एनटीपीसी और कोल इंडिया के टारगेट सेट हो रहे हैं तो तीनों पार्टीज को इकट्ठा बुला लिया जाए कोऑर्डिनेशन मीटिंग में, और वो किया इस साल। एनटीपीसी जो मेजर कोल जनरेटिंग प्रोड्यूसर है, कोल इंडिया और इंडियन रेलवेज, और इनकी जो डिमांड है उसको एक जगह बैठ के असेस कर लिया गया और उन पे एलोकेट जो अग्रीड कितनी आप कोल प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना लिफ्ट होना है जी, कितना इनको चाहिए और कहाँ कहाँ पहुँचना है जी, इस पर सहमति हो गई है जी। इन्होंने तो जो समस्याएं उसके चेन में आती हैं वो बात की। भरत झुनझुनवाला का ये कहना है दरअसल कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन हो वो कितना हो, क्या हमें अपनी आवश्यकताएं सीमित करके रखने की ज़रूरत है अपने प्राकृतिक, अपने पर्यावरण के लिहाज से, ताकि हम जो ग्रीन हाउसेस एमिशन है उसको ठीक कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक किया जा सके और पर्यावरण को लेकर जो चिंता है उसे उसके बीच में कोई संतुलन बनाया जा सके। क्या हमें ज़रूरत है इस बात की? राजदान साहब ने बात कही है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे अभी बनी है उसके ऊपर बाकायदगी के साथ चर्चा हो। अब अगर मैं 2000 यूनिट कंज्यूम कर सकता हूँ और कैपेसिटी रखता हूँ तो कोई कानून मुझे नहीं रोकना चाहिए उसके लिए। और ये कहना कि हम राशनिंग कर देंगे, मॉल के अंदर अंधेरा रहने दीजिए, तो क्या हम वापस प्रिमिटिव स्टेज में जा रहे हैं कि लालटेनें जलेंगी, उससे पर्यावरण और ख़राब हो जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऐसा। देखिए, हमारी वाटर पॉलिसी में बिल्कुल स्पष्ट है कि पीने के पानी को पहले प्राथमिकता मिलेगी, फिर इसको प्राथमिकता मिलेगी, फिर बिजली पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो बिजली पॉलिसी का ये मतलब हुआ कि एक झुग्गी में रहने वाले को जो 30 यूनिट प्रति माह चाहिए और जो मुकेश अंबानी को 74 लाख रुपए की बिजली अपने घर में एक आदमी जला रहा है, दोनों की प्राथमिकता एक है। ये इस देश के साथ अन्याय है, लोगों के साथ। ये जो हमारे भाई लोग बैठे हैं इनको बिजली इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि अमीर लोग इस बिजली के ऊपर कब्जा कर लिया है अमीरों ने इस देश के, और उनकी बिजली काटी और इनको दीजिए। आप 30 लाख लोगों को
30 करोड़ लोगों की जो बिजली है वो 2% बिजली है इस देश की। ये सरकार जो राजदान साहब की जो मंत्रालय है, ये 2% बिजली पूरे अमीरों पे काट दे और इनको दे दे, सारे देश के ऊपर बिजली मिल जाएगी। ये देना नहीं चाहते क्योंकि गरीब को रखना चाहते हैं अंधेरे में। पॉलिटिकल विल भी कहीं ऐसा नहीं है पूरे। मैं दिल्ली की बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि गरीबों की प्राथमिकता खत्म करके हम अमीरों को बिजली देंगे, हमारी सरकार का हमेशा मत रहा है। आज भी दिल्ली में टैरिफ बढ़ने के बाद भी वो लोग जो 0 से 200 यूनिट कंज्यूम करते हैं उनको 1 रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है और वो तकरीबन 19 लाख परिवारों को मिल रही है दिल्ली में। जिसको जितनी पावर चाहिए उतनी है। मैं तो आपको बताया कि 2000 मेगावाट से आज 5500 मेगावाट हो गई, तो हमने राशनिंग नहीं कर रखी बिजली पे दिल्ली वालों के लिए। नहीं, और जो दूसरी चीज जो है अमृता जी, कोई भी कंज्यूमर दिल्ली में बिजली से वंचित नहीं है। जिसको मीटर चाहिए, और 100% मीटर्ड सप्लाई है दिल्ली में जी। ये भी एक अपने किस्म का एक उदाहरण है जी। दिल्ली एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन वो तो पूरे देश की परिस्थिति के हिसाब से बात करें। राजदान साहब, हमारी ज़रूरत कितनी हो, हमें कितनी, क्या जो एक बहस चल रही है इस समय देश में कि 2000 किलोवाट पर एनम ज़रूरत हमारी है पर कैपिटा के हिसाब से, क्या ये ज़रूरत हमारी सीमाओं से ज़्यादा है? हमारी सीमाएं बिजली की कम है और ज़रूरत हमने अपनी ज़्यादा बढ़ा ली है। और दूसरा जो भरत झुनझुनवाला ने सवाल उठाया, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बिजली और कुछ लोगों को बिल्कुल बिजली नहीं। मैं जो उनका झुनझुनवाला जी का जो अभी इन्होंने पोस्टुलेशन किया है उसका मैं जवाब पहले देना चाहता हूँ। ऐसा कोई कानून नहीं है कंट्री में, या कोई प्रेफरेंस सिस्टम नहीं है कि अमीर लोगों को या जो ज़्यादा कंज्यूमर है उसको पहले दी जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है, बल्कि उल्टा है कि जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके पास तो 2-3 साधन हैं। किसी ने जनरेटर लगाए हुए हैं, किसी ने इन्वर्टर लगाए हुए हैं, किसी ने कुछ किया हुआ है। जब भी अगर बिजली की कटौती भी उन एरियाज़ में होती है, हम सिर्फ दिल्ली का ना सोचें, जहाँ के 12-12 घंटे पावर कट है उनके घरों में नहीं होता, मगर अपने साधन से कर रहे हैं, विच मैं समझता हूं कि बहुत वेस्टफुल है वो तरीका। अगर इस तरह की आप अंकुश और ये लगाते रहेंगे तो जो आपका सब्सिडाइज्ड डीजल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जा रहा है, वो इस तरफ डीजल जनरेशन में जाएगा, उससे हैवियर पोल्यूशन होएगी। आपका जो इंपोर्ट बिल है वो और बढ़ेगा, आपका जो रुपी वर्सेस द डॉलर है और ख़राब होएगा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार गरीब लोगों की तरफ नहीं ध्यान दे रही। ये जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, ये जो पिछले 6-7 साल में चलाई गई है, इसका मकसद ही ये था कि दिखावा है। नहीं साहब, ये दिखावा नहीं है, ये दिखावा। ये आपने पिछले 10 सालों में 15% गरीबों तक बिजली पहुंचाई। जो आपके वंचित लोग हैं वो 45 करोड़ से घट करके 30 करोड़ हुए 10 साल के अंदर। इस दिशा से तो आप 20-30 साल लगा देंगे। भरत जी, मुझे जरा आप इसका जरा पहले जवाब देने दीजिए। आपके जितने 1,25,000 विलेजेस असेस किए गए थे जो कि बिना बिजली के थे, जिनका कनेक्शन नहीं था, जो कि इसेंशियली स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी अमेंड किया गया 2003 के एक्ट को, और उसमें यह कहा गया कि ये सप्लाई करना जो है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसीलिए 1,10,000 गाँव के करीब पीछे बिजली एडिशनल जा चुकी है, उनमें कनेक्टिविटी जा चुकी है, मगर जो कनेक्टिविटी है वो पूरे घरों में नहीं पहुंची है जी। क्योंकि कुछ ऐसे गांव हैं जो कि हैमलेट्स हैं, उनको रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर की गई कि आपका क्योंकि ग्रिड ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा जी। वहाँ उनको ऑफर किया गया कि आप इसमें सौर्य ऊर्जा लगाएं या कोई और सोर्स दिए जाएं,
उन लोगों का ख्याल था नहीं हमें ग्रिड पावर चाहिए जी, तो क्योंकि ज्यादा लोड चाहिए। जी, आप तो कह रहे हैं तो कि सरकार ने अपनी तरफ से और केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलीजुली कोशिश की ताकि ग्रामीण जनता को भी बिजली मुहैया कराई जा सके। और जो भरत झुनझुनवाला का सवाल है कि सबको समान बिजली मिल सके, इसकी कोशिश जरूर की गई होगी, लेकिन हकीकत यही है कि देश की 1/3 ग्रामीण जनता जो है वो आज भी बिजली से महरूम है। और बिजली केवल कोयले से ही क्यों, दूसरे संसाधनों से क्यों नहीं पैदा की जा पा रही है, इसको लेके क्या समस्याएं हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि दरअसल हमारे देश में बिजली की कितनी किल्लत है कि यहाँ पर मौजूद जनता जो है अपने आप को रोक नहीं पा रही है बोलने से, लेकिन बिजली की जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली नहीं मुहैया हो पा रही है। जनता की चिंता ये है, हमारे देश में कोयला सबसे बड़ा स्रोत है जिसकी वजह से बिजली पैदा की जाती है, लेकिन कोयले के अलावा दूसरे कौन कौन से स्रोत हैं वो भी हम आपको देखते हैं जिसके ज़रिए हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। कोयला आधारित जो बिजली पैदा होती है वो तकरीबन 55% उसका रोल है। जल विद्युत के जरिए 21% बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसके जरिए 11% बिजली मिल सकती है। गैस आधारित बिजली जो है वो 9% है। परमाणु ऊर्जा के जरिए भी 3% बिजली मिल सकती है और डीजल आधारित बिजली भी हमारे देश में 1% है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोयला आधारित बिजली और इसके बाद जल विद्युत वो 21% का योगदान है। अगर हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें और जो ताज़ा आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 25 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पर्यावरण मंजूरी न मिलने से लटके पड़े हुए हैं। आप लोग एक मैं करेक्शन चाहूँगा, ये जो आपने फिगर दिया ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का है, ये जनरेशन का नहीं है जी। जो जनरेशन में जो शेयर है हाइड्रो का वो केवल 15% है जी, और सोलर का और उनका शेयर ये सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो पीएलएफ पे डिपेंड करता है। तो अब आप जी जी जी, लेकिन सवाल यह है कि अगर 15% भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हमारे देश में, तो उसमें जो नए पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको लेके पर्यावरणवादी क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं? क्या रुकावटें? मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं इस देश के, उनके सबकी रीडिजाइनिंग होनी चाहिए या इनको बंद कर देना चाहिए। कारण क्या है कि हाइडल प्रोजेक्ट्स के जितने पर्यावरण के दुष्प्रभाव हैं वो आम जनता पे पड़ते हैं। अगर मलेरिया बढ़ता है तो आम जनता को काटेगा, अगर लैंडस्लाइड होती है तो आम जनता को होगा, तीर्थ यात्रा को नुकसान होती है, जल की गुणवत्ता घटती है तो जो हरिद्वार में स्नान करने वाले हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और इसका जो लाभ होता है बिजली का, वो जो दिल्ली और बंबई और देहरादून के अमीर लोग हैं और जो सरकारी वेस्टफुलनेस है उसके लिए बर्बाद होता है। तो ये मामला देश की बिजली की पूर्ति का नहीं है। एक मिनट, ये मामला गरीब के संसाधनों को गरीब से छीनकर अमीर तक पहुंचाने का है। नहीं, लेकिन उन संसाधनों का इस्तेमाल तो, उन संसाधनों से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल तो गरीब जनता को भी नहीं करता ही है। यही तो मेरा कहना है कि देखिए, मैंने गणित की जो देश की पूरी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बिजली का यूज है उसमें इस समय लगभग 24-25% डोमेस्टिक सेक्टर है और उस 25 में से अगर आप 1 किलोवाट से कम कनेक्शन वालों का हिसाब देखेंगे तो मुश्किल से आधा % होगा। यानी जो बिजली है वो टोटल बिजली में से अमीरों को का कंजम्पशन बढ़ रहा है। और ये जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है कि अमीरों को बिजली विशेष कर देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अमीरों को बिजली कम देने का भी प्रावधान नहीं है जो बनाना चाहिए। आई थिंक आई वुड लाइक टू एक कहना चाहूंगा
झुनझुनवाला जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि खाली बिजली अमीरों के घर जा रही है और बाकी देश की जनता जो है वो अंधेरे में रह रही है। मैं सिर्फ इसकी थोड़ा सा खंडित करना चाहूंगा स्टैटिस्टिक्स से। पता ही नहीं कि टैरिफ के स्लैब्स हैं। नहीं वो मुझे मालूम है टैरिफ के स्लैब। नहीं अभी आपने 6 रुपए 80 पैसा क्या वो सब नहीं, ये बोले कि मालूम नहीं है तो वो मैं कह रहा हूँ मालूम है। मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आपको दे दूं तो उसके बाद फिर चर्चा कर लेंगे ना। बिल्कुल। क्या है कि दिल्ली में 35 लाख उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से 19 लाख उपभोक्ता 0 to 200 ही कंज्यूम करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि मोर देन 50% कंज्यूमर्स ऑफ दिल्ली आर दोज हु आर इन द लोअर इकोनॉमिक सेगमेंट वेयर देयर कंजम्पशन सिर्फ 200 यूनिट पर महीने तक सीमित है। कुल बिजली में इनका हिस्सा क्या है ये बताइए। कुल बिजली में इनका हिस्सा कितना होगा ये बताइए। अगर जो डोमेस्टिक सेक्टर को आप लेते हैं तो रफली जितनी एक मिनट एक बात का जवाब दे दे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं आपको पूरा जवाब पूरा देता हूँ। बताइए। सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली में कोई भी गरीब दिल्ली में वंचित नहीं है बिजली से। नहीं, इनका हिस्सा कितना है वो बताइए। हिस्सा तो अगर जो हिस्सा जिसका जो मांगेगा वो होगा। गोपाल जी देखिए मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि जैसे गरीब बस्ती है या लोअर मिडिल क्लास बस्ती है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है उसकी कैपेसिटी कम है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, जिसको जितनी बिजली चाहिए जहाँ पर आज की तारीख में दिल्ली में उसको उपलब्ध है। जो लोड शेडिंग का कोई लोड शेडिंग है ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली में कोई लोड शेडिंग ही नहीं है। 3 साल हो गए हैं, 3 साल रेगुलरली दिल्ली में कोई 24/7 अवेलेबिलिटी है, कोई लोड शेडिंग नहीं है। हाँ क्या होता है कि अगर जो कोई जनरेशन में प्रॉब्लम आई, जो मैं अनिल जी से बात कर रहा था, या ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आई, तो अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर। वेयर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में तो कोई अब प्रॉब्लम्स ही नहीं रही हैं। जी ये तो दिल्ली की बात हुई, लेकिन पूरे देश की स्थिति क्या है? भरत झुनझुनवाला का सवाल जो है कि वो ये है कि हम क्यों अपने संसाधनों का और ख़ास तौर से पानी का, जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत ही कीमती संसाधन है, उसका इस्तेमाल उसके लिए करें जो बहुत अमीर लोग हैं और जिसका इस्तेमाल गरीबों तक नहीं हो पा रहा है या पहुँच नहीं पा रही है जिसकी सुविधा। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक भ्रम है और एक ये मिथ है। देखिए जो जिसका किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है कितना वो ख़रीद सकता है। अगर सरकार उसको फ्री देना चाहती है, कितना वो स्टेट गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है फ्री देना, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर टैरिफ का या किसी और को कहा। अब ये भी टैरिफ जैसे गरीबों के लिए है, जो उन्होंने कहा है कि जो गरीबी रेखा से जो उनके मिनिमम सर्वाइवल लेवल है उसके लिए सब्सिडाइज टैरिफ इतना है, इतना सरकार बजट कर सकती है और दे सकती है जी। इसके बियॉन्ड ये नहीं किसी पे पाबंदी के वो पावर नहीं ज़्यादा ड्रॉ कर सकता। उसका एक तो सैंक्शन लोड का तरीका है, वो उसको सैंक्शन लोड करना पड़ेगा, नहीं तो अनरिस्ट्रिक्टेड लोग अगर बिजली ड्रॉ करते रहेंगे वो सब स्टेशन कोलैप्स कर जाएगा। तो आप कोई आदमी अगर चाहता है कि मैं 600 यूनिट, झुनझुनवाला साहब चाहे अगर 6000 यूनिट कंज्यूम करना चाहें एज ए पुअर मैन, वो कर सकते हैं प्रोवाइडेड ही पेज फॉर इट। जो कि हाँ, जो कि हम नहीं चाहते कि लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम करें जी। इसीलिए जो टैरिफ स्लैब्स हैं उनमें प्रोग्रेशन है जी। कि तो अगर आप ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे तो आप पे प्रोग्रेशन, आपको हायर स्लैब में आप पहुंचेंगे जी। लेकिन हायर स्लैब में भी क्या होगा, ज़्यादा 7 रुपए पर यूनिट नहीं, जो भी है हाँ। उसके बियॉन्ड तो आप उसको दे नहीं सकते, क्योंकि उसने जो अपना लोड सैंक्शन कराया हुआ है उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते जी। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि हमें अपने डिमांड साइड मैनेजमेंट करना चाहिए, या जिसको मैं कहता हूँ डिमांड रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। वो तभी होगा अगर कि आप जैसे फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टैरिफ्स लाएंगे, जबकि फ्रीक्वेंसी, जबकि ग्रिड, जब डिमांड सप्लाई सिचुएशन ख़राब हो रही है उस वक्त अगर डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा जा रही है तो आपका टैरिफ बढ़ जाए जी। तो उस वक्त जो इंटेलिजेंट कंज्यूमर है उसको खुद ही अपना
कुछ अंकुश लगा लेना चाहिए। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टैरिफ की हम जी, बात करेंगे, जी, लेकिन और उससे पहले कि जो हमारी गैजेटरी है, जी, मैं समझता हूं बाय लॉ हमें जो इनएफिशिएंट अप्लायंसेस हैं उनको बैन कर देना चाहिए, उनका प्रोडक्शन बैन कर, एक्चुअली टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। और तभी हमने स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार्ट किया था 1998 में, जो अब फ्रक्टिफाई कर रहा है, वो यही है कि कंज्यूमर को आप बताएं कि आप अगर फ्रिज ले रहे हैं 3 स्टार लें, 5 स्टार लें, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है, सीलिंग फैंस है, कई प्रोडक्ट्स पे अब ये स्टार रेटिंग आ गया है ताकि कंज्यूमर जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। नहीं, पर इसमें एक चीज और मैं मतलब जस्ट टू सपोर्ट भारत, अब थोड़ा सा देखिए क्या है कि इनवेरिएबली ये एनवायरनमेंट पर जब बात आती है तो ये हाइड्रो पर सबसे ज्यादा आती है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की। एक्चुअली अगर जो देखा जाए द पोल्यूशन फ्रॉम कोल is far more than the pollution from hydro. Both. I'm sorry, Not sir. true. Can I complete? You continue, but let me flag it. No, you can flag it any time you want. सबसे पहले तो उसकी माइनिंग में, माइनिंग में जो पोल्यूशन हो रहा है, आपने सुना होगा अरावली रेंजेस कितनी जगह है यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग से हालत खराब हुई है बहुत। उसके बाद पूरे डेवलप्ड कंट्री में तो कोल का प्रोडक्शन बंद ही हो गया है एंड पावर जनरेशन फ्रॉम कोल इज वर्चुअली डाइंग आउट। यूरोप में तो नए प्लांट्स लग ही नहीं सकते हैं कोल से। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा देश डेवलप कर रहा है, सो देयर इज नीड फॉर कोल प्रोडक्शन टू कम, और बेसिकली पावर प्रोडक्शन टू कम फ्रॉम कोल जी, बट that is largely because of our inability to pay for it. हम अब एनटीपीसी के अनिल आहूजा साहब से बात करेंगे। आप लोग तो बड़े पैमाने पर कोल के जरिए बिजली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कोल के अलावा बिजली प्रोड्यूस करने के जो दूसरे संसाधन हैं उसको लेके जो बहस यहाँ पर चल रही है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से एक पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, दूसरा कहना है कि नहीं ये लो पोल्यूशन बिजली हम उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे बिजली के स्रोत हैं उसको क्यों नहीं देश में ट्राई किया जा रहा है, और ट्राई किया जा रहा है तो क्या प्रगति है? देखिए, जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, कोयला तो मेन स्टे फ्यूल रहेगा ही हमारे पास, बिकॉज हमारी कंट्री में कोयला ही है। देयर इज नो अदर फ्यूल अवेलेबल। गैस इज़ नॉट अवेलेबल, गैस नहीं है हमारे पास। हाइड्रो में दिक्कत आ रही है। इसका एक और अल्टरनेटिव जो आ रहा है कोयले का, गैस को छोड़ के वो सोलर आ रहा है। उसका प्राइसेस काफ़ी गिर रहा है अभी। जब हमने स्टार्ट किया था 18 रुपये पर यूनिट, 15 रुपये, 12 रुपये, अभी 7 रुपये करीब यूनिट आ गया है। मे बी आज 10 साल बाद, 15 साल बाद सोलर एक हमारा जरिया बन सकता है पावर जनरेशन के लिए, जो गरीब आदमी को भी सप्लाई कर पाएंगे। बट उसके सिवा विंड इज ऑप्शन, उसमें भी 20-22 हज़ार मेगावाट कैपेसिटी इंडिया में है, बट उनका सबका प्लांट लोड फैक्टर बहुत कम होता है, तो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा आती है। वो इशू आ रहा है इन सब इशूज़ में, बिकॉज विंड का भी 20% प्लांट लोड फैक्टर है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर 20% जनरेट करेंगे पावर कॉस्ट ज़्यादा। भरत जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछूंगी। जो वैकल्पिक ऊर्जा की बात हो रही है, आपने हाइड्रो पावर को मना कर दिया कि वो उससे पर्यावरण को नुकसान है और गरीबों को भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो विकल्प के तौर पे दूसरे स्रोत बताए जा रहे हैं, चाहे वो विंड एनर्जी की बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो, या फिर सोलर एनर्जी की बात हो, उसमें दरअसल खर्च ज़्यादा आ रहा है और वो बिजली ज़्यादा महंगी मिल रही है। मैं मानता हूँ कि जनता को उस महंगी बिजली के लिए महंगा दाम देना चाहिए। मैं इन जनता वालों से कहूँगा कि आप लोग बिजली का अधिक दाम दें और सोलर बनाएं, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, रिन्यूएबल के भी पर्यावरणीय दुष्प्रभाव होते हैं। अभी मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र में एक जगह बहुत सुंदर फूलों की घाटी थी, वहाँ एक विंडमिल लगी और वो फूल सब खत्म हो गए, चिड़िया खत्म हो गई, बैक्टीरिया कीटाणु खत्म हो गए और वो फूल खत्म हो गए। तो देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। यह भर्ती आपको उसके अति दोहन का किसी भी क्षेत्र में परमिशन नहीं देगी। इसका मतलब हम अपने संसाधनों का अति दोहन नहीं कर सकते, इसका मतलब हम अपनी जरूरतों को सीमित कर लें। आप कह रहे हैं कि सबसे बेहतर तरीका यही है। हम जनता से पूछेंगे कि क्या जनता अपनी जरूरतों को सीमित करने के लिए तैयार है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जनता से बात।
तो आज हम बात कर रहे हैं बिजली के अंधेरे की, बिजली की ज़रूरत की, और जितनी बिजली की ज़रूरत हमें है क्या उतनी बिजली उपलब्ध हो पा रही है। बिजली की उपलब्धता से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है, आर्थिक ग्रोथ है, उसमें भी बिजली एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल कंपोनेंट है। यानी बिजली सेक्टर अगर घाटे में चल रहा है तो आर्थिक विकास भी उससे प्रभावित होता है। हमारे साथ जनता भी है, निर्मला जी हमारे साथ हैं, सवाल पूछना चाहती हैं निर्मला जी। हाँ जी, मैं निर्मला भंडारे उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में मैं 22 साल से रहती हूँ, लेकिन उत्तराखंड में डैम बनने के बावजूद अभी कई गांव ऐसे हैं जिनमें अभी बिजली नहीं पहुंची है, जो बिजली से वंचित हैं। क्यों? अनिल राजदान साहब, आप जवाब देना चाहेंगे। उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली की? उत्तराखंड। देखिए, कुछ ऐसे गांव जैसे मैंने बताया जो रिमोट लोकेशंस हैं, जहां की बिजली की ग्रिड ले जाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, उनको जो रिन्यूएबल स्रोत हैं, प्लान था कि उनको उनसे कनेक्ट किया जाए। कुछ ऐसे भी हैं जो कि विलेजेस की डेफिनेशन में नहीं आते, वो हैमलेट्स या आबादियों की डेफिनेशन में आते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में उनको भी कवर करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 90% जो खर्चा है वो देती है, मगर आगे का जो खर्चा है, जो उनको बिजली प्रोवाइड करने का, जो सब उसका मेंटेनेंस करने का, वो जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है या वो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके भी एरिया में वहाँ बिजली पहुँच जाएगी। जी भरत जी, आप भी इसका मैं राजदान साहब से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो उत्तराखंड के जो 2 पहाड़ी डिविजन्स हैं, रानीखेत और श्रीनगर, जिससे पूरे पहाड़ी क्षेत्र को बिजली मिलती है, उसमें पिछले 10 सालों में बिजली की सप्लाई घटी है और मैदानी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई हो रही है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि मैदानी इलाकों में इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देकर के बिजली पहाड़ में बनाओ और मैदान में सप्लाई करो। पहाड़ में बिजली बनाने का ठेके दो और उसमें कमीशन खाओ, और नीचे इंडस्ट्री लगाने का ठेका दो और उसमें कमीशन खाओ। लेकिन भरत जी, मैं मानता हूं उत्तराखंड सरकार की नीयत ही नहीं है कि पहाड़ के लोगों को बिजली मिले और न मिलेगी। जी प्रीति, अब हमसे सवाल। मैं यहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट कॉलोनी में रहती हूँ, मुझे लाइट की इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं प्राइवेट कॉलोनीज़ में रहते हैं, उन्हें लाइट की बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। सो हाउ इट कैन पॉसिबल? वो आगे कैसे पढ़ेंगे? वो कौन सी प्राइवेट कॉलोनी है जिसमें बिजली नहीं मिलती? वो लक्ष्मी नगर में। जो बेटा आपने सवाल पूछा है, पीछे वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर था वो जल गया था, उसके कारण प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो कंप्लेंट हमारे घर पे की गई थी और 3 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज करके उस लाइन को चालू कर दिया गया था। तो ये समस्या अब आने वाले दिनों में तो नहीं देखने को मिलेगी? हमारी कोशिश, और हमने डिस्कॉम्स को बड़े साफ लफ्जों में कहा है कि ये काम डिस्कॉम्स का है कि अगर कोई किसी जगह कंप्लेंट होती है या कोई फॉल्ट होती है तो उसको एफिशिएंटली, उसको और ज़्यादा लोगों को लगाकर उसको तुरंत हल किया जाए। जी, ट्रांसफार्मर जलता इसीलिए है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होती है तो देखिए अमृता जी, मैं आपको बताऊं, मैं 93 में पहली मर्तबा MLA बनकर आया था, तकरीबन 19 साल पहले। मुझे आज भी याद है, जब मुझे घर जाना होता था, बल्ली मरान चांदी चौक क्षेत्र में मैं रहता हूँ, तो मैं घर फ़ोन किया करता था कि मैं कौन से रास्ते से आऊँ। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं चक्का जाम हुआ होता था। लेकिन आज पूरी दिल्ली के तमाम विधायक आराम से रात के 2 बजे घर जाना चाहें तो आराम से जाते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि दिल्ली के अंदर जो पावर सिनेरियो था वाकई ख़राब था। हाँ। और ट्रांसफार्मर जो जला करते थे, गर्मियों के दौरान जो है तकरीबन रोज़ 50-60 ट्रांसफार्मर जलते थे। हाँ। वो रेट तकरीबन 1.3% रह गया है। जी, 1.3% तो रह गया है। लेकिन हारून जी, आपने ये जो चक्का जाम वाली बात कही, मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह से टैरिफ रेट बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं तो, आप बेंगलोर की टैरिफ देखिए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बेंगलोर के अंदर 0 से 200 का जो स्लैब है वो तकरीबन 5 रुपये 80 पैसे है। वेस्ट बंगाल, यहाँ तमाम गरीबों के मसीहा नारे दे के गरीबों के सत्ता में आते रहे पिछले 25-30 साल से, वहाँ सबसे ज़्यादा रेट है 0 से 200 का जो स्लैब है, और 200 से 400 का जो स्लैब अगर आप देखेंगे
तो वेस्ट बंगाल में दिल्ली से बहुत ज़्यादा है। और ये छोड़ दीजिए आप, गुड़गांव, नोएडा जहां हम खड़े हैं, इन तमाम इलाकों में 12 से 16 घंटे लोग जो है 16 रुपये प्रति यूनिट जो पावर बैकअप है उस लोग पे करते हैं यहाँ पर। जी अमृता जी, इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि रेगुलेटरी कमीशन के दो मेन पर्पस होते हैं। एक तो टैरिफ सेटिंग, बैलेंसिंग ऑफ पावर वहाँ, और दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड केयर। जहाँ आई थिंक रेगुलेटरी कमीशन को ये बहुत अपने मैकेनिज़म्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे कि जहाँ भी कहीं ऐसे फेलियर्स होते हैं वहाँ वो इंश्योर करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्रॉम्प्टली अटेंड करें, और अगर नहीं अटेंड करें फॉर सम रीज़न तो उस पर पेनल्टी भी होनी चाहिए जी। तो इस चीज़ को हमें, ताकि कंज्यूमर्स को रेगुलेटरी कमीशन पे एतबार उनका बढ़े और कंज्यूमर को जो सर्विस है वो भी और प्रॉम्प्ट हो। जी वोरा जी हमारे साथ हैं। एनएचपीसी का मेरे पास कुछ डाटा है। उनकी टर्नओवर जो थी पिछले साल की थी वो थी 5,509 करोड़, और जो उनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 2,771 करोड़, यानी कि मोर देन 100% ऑफ द कॉस्ट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सरकारी जो कंपनीज हैं ये इतना मार्जिन क्यों ले रही हैं, और अगर हारून साहब इसमें दखल दें तो शायद दिल्ली वालों को बिजली इससे आधे रेट पे मिल पाएगी। हारून जी, ऐसा है, जो क्वेश्चन उठा है, एक्चुअली क्या है कि जितने भी सेंट्रल सेक्टर प्लांट्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी के हों, चाहे वो एनएचपीसी के हों, इन सब का टैरिफ सेटिंग जो है वो सीईआरसी करती है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अच्छा, वो जब टैरिफ सेटिंग करती है तो वो सारे पहलुओं पर जाती है, और जिस तरह से दिल्ली में भी रेगुलेटरी कमीशन लोगों को बुलाती है, ऐसे ही सीईआरसी भी पिटीशन हियरिंग्स करती है, और उसमें जितने भी नुमाइंदे हैं या जितने भी कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, दे आर फ्री टू गो and lodge their objections and protests against any of the tariff petitions. बिल्कुल अलग है। I am not that is for CERC to answer. प्रॉब्लम ये है कि जब हाइड्रो पावर आप बनाते हैं तो अगर आपने पुराने प्लांट्स, जैसे इन्होंने बताया कि भाखड़ा की 28 पैसा किसी ने बताया, तो जो पुराने हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। इसलिए अगर एनएचपीसी ने पूर्व में प्लांट्स ज़्यादा बनाए हैं और बिजली उनसे आज बेच रही है तो उसको अप्रत्याशित लाभ होगा, और इसका हमारे व्यवस्था में कोई व्यवस्था नहीं है कि उसके लाभों को कटौती करके बिजली की दाम घटाए जाएं, जो संभव है, लेकिन ये सीईआरसी की व्यवस्था में ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं है, जो संभव है लेकिन है नहीं। मैं आपको केवल आंसर क्लियर दे रहा हूँ। जो पावर परचेस एग्रीमेंट्स होते हैं शुरू में बनाए गए, उनमें यही होता है कि हाइड्रो प्लांट को बनाने में बेहद दिक्कत होती है, मगर उसको चलाना बाद में आसान है और प्रॉफिट्स बाद में अच्छे आ जाते हैं। 8, 10, 12, 16 साल लग सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कोल बेस्ड प्लांट को बनाना बहुत आसान है मगर चलाना बहुत मुश्किल है। आपका सवाल। सबसे पहले तो मैं झुनझुनवाला जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जनता के, आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में हैं, और हमें आज नहीं कल तो इंसाफ मिलेगा। और एक छोटा सा सवाल, हमारी बिजली प्रोडक्शन आहूजा जी से, वहाँ से प्रोडक्शन पूरी होती है और 8% आपने बताया कि 8% इंक्रीज़ हुई, डिस्ट्रीब्यूशन तक आते आते वो कम कैसे हो जाती है? नहीं, मैं आपके उससे बहुत सहमत हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि दिल्ली में आज पावर में कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, ना ही किसी को वंचित किया जाता है पावर से। जहाँ तक कि कंट्री के लॉसेस हैं जो राजदान साहब ने बोले वो 28 to 30% हैं, पर वही लॉसेस जो 52% थे दिल्ली में, 52% वो हम 15% तक ले आए हैं। एक आखिरी सवाल हारून साहब आपसे जानना चाहती हूँ, बार बार जो बिजली की समस्या आती है तो पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जाता है। पॉलिटिशियंस को दिक्कत ये जैसे अब हो रहा है, बजाय इसके कि लोगों को हम एजुकेट करें कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ा, क्या सिनेरियो, जैसे आज का जो डिस्कशन था, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आने के बाद कम से कम लोगों की भी जानकारी बढ़ी होगी और इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग समझ भी पाएंगे कि पावर सेक्टर है क्या। क्योंकि होता क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम में
राजनीतिक सिस्टम में हर आदमी एक दूसरे पे लांछन लगाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। आज भी दिल्ली में बड़ा एजिटेशन हो रहा है। कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बड़े नारे लगाती घूम रही थी। मैंने उनसे कहा ये नारे एक ट्रेन भर के बेंगलोर चले जाइए, वहाँ भी लगाइए, जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा रेट वहाँ चार्ज हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बजाय इसके कि इस तरह की डिबेट्स हों, पॉलिटिकल लोग भी उसके अंदर इनवाइट किए जाए, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और एक सहमति बने जी, ना कि हम एक दूसरे को भड़काने का काम करें कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब लूट रहा है। तो इन नारों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस तरह के जो डिस्कशन हैं, लेकिन जिसमें आज जिस तरह के लोग यहाँ आपने बुलाए हैं, मैं समझता हूँ सब आज तमाम लोग, मैं भी यहाँ से नॉलेज लेकर जाऊँगा कि पावर सेक्टर किस तरीके से और बेटर फंक्शन कर सकता है। जी, भारत जो है वो दुनिया में बिजली का उपभोग करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर आज भी सभी लोगों को बराबर बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है। राजनीतिज्ञों की ये जिम्मेदारी है कि बराबरी से बिजली का उपभोग करने का हक सबको मिल सके। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हारून यूसुफ साहब, गोपाल जी, अनिल राजदान, अनिल आहूजा साहब और भरत झुंझुनवाला, और साथ ही यहाँ पर मौजूद जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्कार।